आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूं यूसरा हुसैन। वेलकम टू द 6th एपिसोड ऑफ अहम बात। और आज की अहम बात पे IAS ऑफिसर मिस्टर बसीरुल हक चौधरी साहब, जो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KPDCL जिसे हम कहते हैं, कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये कि कश्मीर की अगर हम थोड़े से हिस्ट्री देख लें, कई साल, बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जाएंगे, बट इट वाज रीलिंग अंडर डार्कनेस, स्पेसिफिकली विंटर मंथ्स में, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया और प्रॉब्लम मंथ सो टू से रहते हैं यहाँ पे। लेकिन पिछले साल हमने इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली देखा, तो वो इम्प्रूवमेंट की वजह क्या रही और आने वाले महीनों में, अभी तो समर के मंथ्स है बट विंटर भी आगे आएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमारी कॉरपोरेशन है KPDCL, जिसका मेन काम ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन भी है, प्रोजेक्ट भी है। पिछले लगभग 3 सालों में जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी विजन यही था और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे मनोज सिन्हा जी हैं, उनका भी यही विजन था कि किस तरीके से जो लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं और जिसमें बिजली जो है वो एक एसेंशियल सर्विस है, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, उसके ऊपर बड़ा सोच समझ के उसके ऊपर विचार हुआ। और उस विचार के बाद जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो पहले बहुत सारे ज़्यादा लिंग्विशिंग में थे, या प्रोजेक्ट सैंक्शन थे कि जो खासकर PMDP पैकेजेस थे या हमारी दूसरी बहुत सारी स्कीम्स थी, लेकिन वो उस गति से नहीं चल रहे थे। उनकी स्पीड जो है वो उस तरीके से नहीं थी कि जो हमारा एक प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट किया जाए ताकि आम आदमी को उसकी राहत मिले। उसमें बड़ा स्लो था, स्लगिश उसकी पेस जो है वो चल रही थी। लेकिन पिछले 3 सालों में उसके ऊपर एक बड़ा विजन के साथ प्लस एक टाइमली कंप्लीशन के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की गई और जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। उस इम्प्लीमेंटेशन से ये हुआ कि जहाँ जहाँ हमारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन एरियाज में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। और पूरे UT के अंदर ही, खासकर मैं कश्मीर की अगर बात करूँ, अभी मैं कश्मीर की बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहा हूँ, हमारा हर विलेज जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हुआ और जो बचे हुए हैबिटेशन से उनको भी हमने कंप्लीट किया। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, जैसे मैं बताना चाहूँ कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज होता था, उस पैकेज के अंदर था कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, जिससे हम एक आम आदमी की जुबान में ये कहें कि बिजली से जो लॉसेज होते थे वो किस तरीके से कम किया जाए। तो उसको हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो हमारा एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज जो है वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी बिजली की सप्लाई जो है वो कम होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम उसको जुडिशियसली उसका यूज़ करेंगे तो बिजली की सप्लाई हमारे पास 24/7 भी हो सकती है, चाहे वो अगर हम मीटर्ड एरिया की बात करें या अदर देन मीटर्ड एरिया की बात करें। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जिसकी वजह से जैसे आपने देखा है कि पिछला विंटर हमारा जो है वो बहुत अच्छा गया, बिजली की सप्लाई जो है वो बहुत अच्छी रही। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ भी बड़ी चीज़ें ये थी कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस था, और खासकर जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी थे, उनका भी यही मिशन था, विजन था कि किस तरीके से हम एसेंशियल सप्लाई को बहाल करें ताकि लोगों को राहत मिले। और ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि मतलब सिस्टम की वजह से हमारी चीज़ें जो है वो चल नहीं रही थी। तो अभी ये चीज़ें जो डेवलपमेंट पैकेजेस हमारे थे उनकी वजह से इंप्रूवमेंट हुई। अभी आने वाले 2 सालों में आप और ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि अभी हमारी एक रिसेंटली बड़ी अच्छी स्कीम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, RDSS स्कीम जिसको हम बोलते हैं। उसके तहत ये है कि जितने भी हमारे एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। उसके साथ साथ जो हमारे AT&C लॉसेज होंगे, मतलब जो बिजली की चोरी है प्लस हमारे जो किराया हम नहीं भरते हैं, उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और हमारा ये टारगेट भी है इस साल के जितने भी हमारे मीटर्ड एरिया, मतलब जिन एरिया में मीटर लगा है, हम इंश्योर करेंगे कि उनको जो है वो 24 घंटे बिजली दें, ताकि बीच में जो हमारा शटडाउन रहेगा वो सिर्फ इसलिए रहेगा कि कहीं मेंटेनेंस हम देख रहे हैं या कहीं पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट के लिए कोई काम है, तो उसको देखने के लिए हम जो है वो शटडाउन ले सकते हैं। बाकी मीटर्ड एरिया में हमारा भी डायरेक्शन भी यही है और हमारा मिशन भी यही है कि किस तरीके से 24 आवर्स उसकी सप्लाई हम इंश्योर करेंगे। ग्रेट। आई थिंक मीटर्ड एरियाज की बात हम करेंगे, स्पेसिफिकली विल डेडिकेट टाइम टू दैट, बट विल टॉक अबाउट मिशन, जो KPDCL का मिशन है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, इट इज़ टू प्रोवाइड रिलायबल एंड क्वालिटी बट एट कॉम्पिटिटिव कॉस्ट। तो अगर हम बाकी स्टेट्स को देखें, जैसे महाराष्ट्र, बंगाल या आप मध्य प्रदेश देख लें, वहाँ का टैरिफ बहुत हाई है, बिजली बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते।
कश्मीर को और उन स्टेट्स को, बट जब आप कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव कॉस्ट, व्हाट डज दैट एग्जैक्टली मीन? देखिए, कम्पिटिटिव कॉस्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन है जो आम आदमी की समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसमें आप अगर देखेंगे जो हमारे अंदर एक बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, जो हमारा एक तर्ज ज़िंदगी है, उसमें अभी तक भी हमारे पास बिजली को लेने के लिए या उसके इस्तेमाल के लिए हम उस तरीके से संजीदगी से नहीं सोच रहे हैं जिस लेवल पे हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि बिजली ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर बिजली नहीं है तो कहीं पे आप जो है वो कोई भी चीज़ कर नहीं पाएंगे, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो मशीनरी है, चाहे वो कहीं पे कोई भी काम करना हो, मतलब किसी भी बात की आप बात करें तो बिजली सबसे ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर हम घर में भी देखें आज की डेट में, अगर तो स्मार्टफोन हर आदमी के पास है, ऑन एन एवरेज फैमिली में हर आदमी के पास जो है वो फ़ोन है। अगर हम उसका भी एक अगर एग्रीगेट उसका खर्चा भी निकालें तो भी जो है वो ऑन एन एवरेज 2 से 2,500 पर हाउस होल्ड जो है वो फोन्स पे खर्चा हो रहा है, जिसको हम कभी भी अपना खर्चा नहीं समझते, हमें समझते हैं ये हमारी नीड है। लेकिन अगर देखेंगे उस मोबाइल को चलाने के लिए ज़रूरत क्या है? बिजली। मेरे पूरे कश्मीर डिवीज़न के अंदर 11,28,000 मेरे पास जो है वो कनेक्शंस हैं, उसमें से लगभग 9,28,000 मेरे डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं। उस डोमेस्टिक कनेक्शंस में से भी सिर्फ 30% एरिया मेरे पास जो है वो मीटर्ड एरिया है, बाकी 70% जो है वो फ्लैट रेट है, कुंडी पे चलते हैं। अगर इन्हीं चीज़ों को हम देखें तो अगर 2,500-3 हज़ार या अगर 1,500 का हम एवरेज मान लें कि अगर एक घर जो है वो ऑन एन एवरेज 1,500 अपने मोबाइल्स पे या अपनी चीज़ों पे खर्चता है, तो वो 1,500 या 2,000 बिजली पे क्यों खर्चने के लिए राज़ी नहीं हो रहा है? ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। बिजली एक रिसोर्स से बनती है और रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, रिसोर्स की एक लिमिट है, तब तक ही जब तक रिसोर्स रहेगा बिजली बनती रहेगी, आएगी। अगर हम आज से ही अपना जो बिहेवियर है, तर्ज ज़िंदगी है, तर्ज अमल जो है, अगर हम इसको तब्दील नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होगी। दूसरी बात यह है कि जो टैरिफ की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे कम टैरिफ की बिजली जो है वो हम दे रहे हैं, यहाँ पब्लिक को भी दे रहे हैं, प्लस जो हमारी इंडस्ट्री है उनको भी दे रहे हैं। तो ये जानना ज़रूरी है कि हमें बिजली सस्ते में मिल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जब रिसोर्स ही नहीं रहेगा, क्योंकि बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर ये लोगों को भी और ख़ासकर हमें भी बड़ा एक वहम टाइप का है कि देखो हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे उड़ी 1 है, उड़ी 2 है, बगलिहार प्रोजेक्ट है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जहाँ से बिजली जनरेट होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी जितनी यहाँ बिजली जनरेट होती है उसके बाद सर्दियों में तो पानी कम हो जाता है, तो सर्दियों में बिजली फिर कहाँ से आती है? हमें तो नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली लेनी है, और बिजली नॉर्दर्न ग्रिड से अगर लेनी है, अभी तक जो है मैं बताऊं कि मैं KPDCL की अगर बात करूं तो मेरा रेवेन्यू जनरेशन पर मंथ जो है वो लगभग 115-120 करोड़ के करीब रेवेन्यू जनरेशन है। उसमें से भी मुझे मैं ग्रांट इन एड की फॉर्म में गवर्नमेंट से जो है वो लगभग 70-80 करोड़ वापस महीने में ले लेता हूँ, सैलरी में देता हूँ, बाकी जितने मेंटेनेंस के खर्चे हैं, डेवलपमेंट के खर्चे हैं, उनमें करता हूँ। तो ले दे के मैं कम से कम भी 250-300 करोड़ की बिजली जो है वो मंथली जो है वो खरीदता हूँ। तो देखा जाए तो सारी बिजली का पैसा जो है वो सरकार की। मेरे पास अपनी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इतनी नहीं है कि मैं शायद 10 घंटे के लिए भी बिजली खरीद। तो ये चीज़ हमें सोचनी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इस बिजली के टैरिफ को, इस बिजली का जो हमें किराया देना है, इसको भी जो है वो हम अपने जो हमारा बजट है, मंथली बजट है, उसको हम शुरू करें। और दूसरी बात जो है ये है कि अगर फ्लैट रेट की तरफ अगर हम देखेंगे और जो मीटर एरिया में ये है कि जितनी आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना आपको किराया देना, उसमें कोई भी किसी किस्म की कोई, हमारा एक कंट्रोल रूम है, हमारी हेल्पलाइन एक है, अगर कहीं पे किसी को कोई इशू होता है तो उसको कॉल करता है। लगभग मैं रिव्यू कर रहा था तो पिछले 1 साल में लगभग हमारे पास 5,000 ऐसे कंप्लेंट्स जो हैं वो बिजली के रिगार्डिंग आई, लेकिन वो सारी हमने रिजॉल्व की। अगर आप देख भी रहे हैं कि मैं अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले जब G20 ख़त्म हुआ और G20 में भी आप देखें कि पूरे शहर में बिजली को हमने कैसे इंश्योर किया, और उसके बाद उस दिन शाम को काफ़ी बारिश हुई तो पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि पेड़ गिरते हैं, बहुत हवाएं चलती हैं, तारें टूट जाती हैं, तो हमारे लोगों ने विदिन 4 to 5 आवर्स पूरी वैली में बिजली जो है वो रिस्टोर की। उसमें तो कोई शक नहीं है कि डिपार्टमेंट बहुत अपग्रेड हुआ है। मतलब 3-3 दिन बिजली अब नहीं जाती। मैं ये लोगों तक आपके जरिए मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि जब आप बिजली है तो तब हमें लगता है कि नहीं शायद कोई बंदा इसके लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन जो ही बिजली चली जाती है, चाहे वो एक पल के लिए ही चली जाए, सबको जो है वो याद आ जाता है कि MD कौन है, XCN कौन है, लाइनमैन कौन है। तो वो इसीलिए है क्योंकि ये लाइफ में एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। मुझे लगता है कि हमें अपने मंथली बजट में, जो फैमिली का एक बजट है, उस बजट में इसको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमें मुश्किल होगी, हम बिजली उस तरीके से दे नहीं पाएंगे। इसी बजट के अंदर ही हम
जो अपनी बिजली का सही इस्तेमाल और उसका सही अदायगी जो है, दैट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक आम आदमी की जुबान में कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी यही एक डेफिनेशन है। क्योंकि मीटर्ड एरिया की बात आपने छेड़ी है और कई सारे एरिया जो है वो मीटर्ड हैं, लेकिन रेजिस्टेंस भी कई सारी जगहों पे मिली और लोग बाहर आए सड़कों पे कि हमें मीटर जो है नहीं इंस्टॉल करवाने हैं। आपने कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले जो कि काफी कन्विंसिंग है। बिजली जो है वो एक जिंदगी का एक एसेंशियल कमोडिटी है और इसके लिए एक बजट, मंथली बजट एलोकेट करना बेहद जरूरी हो गया है, द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव नाउ। आपने कुछ जो पॉइंट्स बोले, कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फ्लैट रेट है मेरा जी, फ्लैट रेट में मेरा मिनिमम जो टैरिफ है वो स्टार्ट होता है 900 रुपये से जी। और अभी फ्लैट रेट में क्या है कि बढ़ोतरी होती है, एज पर एक्ट जो है वो बढ़ोतरी होगी, उसमें 1500 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑटो चलाता है या अगर वो रेड़ा चलाता है या वो अगर मजदूर है तो उसकी दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या गर्मियों में कितनी 2 या 3 बल्ब इस्तेमाल करेगा या 5 बल्ब इस्तेमाल कर लेगा। आजकल जो बल्ब भी हैं वो भी एनर्जी एफिशिएंट हो गए हैं। उसके बाद अगर सर्दियों में वो कहीं गीज़र लगा लेता है या हीटर लगा लेता है तो आप देखेंगे कि अगर मैं 1500 रुपये के हिसाब से जो मेरा फ्लैट रेट है तो 15 को 12 से अगर मैं महीने के हिसाब से ज़र्ब करूंगा तो लगभग कितना पैसा हमारा हो जाएगा, बिग अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर मीटर एरिया से अगर वो करेगा तो मीटर लगा के तो उसकी वो कास्ट की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो उतना ही पैसा देता है जितने वो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें भी अगर हम दुकानों के हिसाब से देखेंगे तो एक दुकान में जो ऑन एन एवरेज महीने का वो 400 से 500 किराया देते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी का 250 भी हो सकता है, किसी का 600 भी हो सकता है। तो अगर वो महीने का 300 रुपया देगा तो 12 या 36 मतलब 3600 रुपया उसको सालाना देना है। अगर वही पैसा अगर हम फ्लैट रेट के हिसाब से करेंगे तो फ्लैट रेट के हिसाब से उसको सालाना जो है वो लगभग 15,000 रुपया देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप देखें कि इसमें रिडक्शन कितना आ गया, क्योंकि मीटर्ड का मतलब ही यही होता है कि जो एनर्जी आपने कंज्यूम की उस एनर्जी की आपने अदायगी करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस एरिया में मीटर लगाएंगे तो हम आपको बिजली 24 घंटे, तो 24 घंटे बिजली में अगर वही बात करें 10 घंटे भी जो बिजली पहले आती है, फिर जब हमारा लोड बढ़ जाता है, जब हमारा पीक सीजन आता है, जाहिर बात है बिजली मेरे पास कहीं स्टोर नहीं हो रही है। बिजली सिर्फ जो है वो आती है और जाती है। जब किसी भी फीडर पे लोड ज़्यादा हो जाता है बिजली ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाती है। इसमें ह्यूमन कंट्रोल का बहुत कम चांस है। पहली बात, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा जनाब ये जेई फलाने एरिया का, ये अपने इलाके में बिजली देता रहता है, मेरे इलाके में बिजली नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, मतलब इसमें हम एरर की बात करें 2-4% हो सकता है, लेकिन ये किसी सच्चाई पे बेस्ड नहीं। बिजली किसी भी एरिया में अगर हम देते हैं उसका एक लोड हमारे पास डिफाइन होता है, जो ही लोड से इंक्रीज होता है तो फीडर में ऑटोमेटिकली जो है वो जाता है। तो मेरी आपसे आपके माध्यम के जरिए यही रिक्वेस्ट है इस प्यारी आवाम से कि ये जम्मू कश्मीर हमारा है, इस जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी देना भी हमारा ही पार्ट है। तो इसका अगर हम इसकी डेवलपमेंट में अगर हम भागीदारी नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त नहीं, मुश्किल नहीं, आने वाले वक्त में हम पछताएंगे कि हम अपनी जनरेशन को दे क्या रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मेरा अगर एटीट्यूड ऐसा है कि बिजली का किराया मैं नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे के जहन में भी ये होगा कि बिजली तो फ्री होती है। लेकिन अगर मैं फ़ोन खरीद रहा हूँ, अगर मैं घर में, आप किसी आज एन एवरेज आप किसी के घर में चले जाएं, हर एक के घर में टीवी है। टीवी के ऊपर आजकल जो ऑनलाइन नेटफ्लिक्स देख लें, प्राइम अमेजॉन जो है वो भी देख लें, जी जो 5 है उसको भी देख लें। अगर वो सालाना या मंथली तौर पे वो अगर उसको रिचार्ज कराता है, उसको इस्तेमाल करता है, नेट का पैकेज करवाता है अपने मोबाइल में, एक मंथली बिल देता है, तो मेरा उससे ये सवाल है कि आप बिजली का बिल क्यों नहीं देते? अगर बिजली का बिल नहीं देंगे आने वाले टाइम में, जैसे अभी आपने बात की कि पिछले कुछ सालों में एक डार्कनेस थी, अभी हम रोशनी में आए, तो मुझे लगता है कि अगर हमने जो हमारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर हमने इनका सही इस्तेमाल नहीं किया तो हमारी आने वाली जनरेशन शायद फिर से अंधेरे में चली जाएगी। तो आने वाली नस्लों की खुशी की बलि ना चढ़ाई जाए, बल्कि सही तरीके मीटर्ड एरिया में इस्तेमाल किया जाए, उनके ऊपर सोचा। एब्सोल्युटली। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अहम बात जारी रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन और आज की अहम बात पे IAS ऑफिसर मिस्टर बसीरुल हक चौधरी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है KPDCL के, एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन। हमने मीटर्ड एरियाज की बात करी, अब एमनेस्टी की बात करते हैं। आपकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे एमनेस्टी स्कीम का एक बड़ा सा कॉलम आता है, इट्स क्लियरली रिटन। क्या है ये एमनेस्टी स्कीम और इस एमनेस्टी स्कीम को बनाने का
क्या पर्पस था? देखिए, अगर हम इसके इस वर्ड के मीनिंग पे जाएं तो इसका मतलब होता है राहत। तो राहत से मुराद ये था कि हमारे बहुत सारे, जो मैंने बताया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर लगभग हमारे पास 9,28,000 के करीब थे। तो अगर उनको किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश आ रही है किराया देने में, बिजली की अदायगी मतलब उसको पैसे देने की अदायगी में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको किस तरीके से जो है वो कुछ पैसा जो जेन्युइन है उसको एक स्कीम के मुताबिक उसको कम करके और कुछ इंस्टॉलमेंट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाए, ताकि कंज्यूमर के ऊपर जो है वो एक बेजा वक्त पे जो है वो ज़्यादा बोझ ना आए। तो ये स्कीम जो है ऑनरेबल एलजी साहब ने बड़ी सोच समझ के लोगों के हित में, लोगों को फ़ायदा देने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए ये स्कीम हमने लॉन्च की है, जिसमें लगभग हमारे पास जो कंज्यूमर थे, लगभग 1.5 लाख के करीब कंज्यूमर थे जिन्होंने ये एमनेस्टी स्कीम लेनी थी। लेकिन अभी तक हमारे 80,000 के करीब कंज्यूमर हैं जो ये एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा ले पाए। तो अभी लगभग 50% ही ले पाए और सितंबर 2023 तक ये हमारी स्कीम जारी रहेगी, उसके बाद ही खत्म होगी। इसी दौरान भी अगर हम देखेंगे तो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन भी जो हमने सोच के किया था उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हुआ। लगभग 90 करोड़ के करीब हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, जो हमारा टारगेट जो है लगभग 450-500 करोड़ का था, क्योंकि उसमें हमारे पुराने एरियर बहुत थे और ये बड़ी बेस्ट स्कीम थी जो आम आदमी के लिए राहत थी। सिंपल सी बात करूँ कि आजकल अगर हम टेलीकम्युनिकेशन को ले लें, खासकर क्योंकि कम्युनिकेशन में तो बिजली भी आती है, जो ये चाहे वो जियो वाले हों, एयरटेल वाले हों, BSNL वाले हों, आप कहीं पे भी देखेंगे एक जो पोस्ट पेड है तो उसके बाद उसका किराया हमें देना है, उसका मंथली रेंट देना है हमें, तो वो एक टाइम मुद्दत के बाद वो फ़ोन ऑटोमेटिकली कट जाता है। हम किसी से कोई शिकायत नहीं करते। हम क्या करते हैं, फ़ौरन जो है वो जाते हैं, अपने बिल की अदायगी करते हैं और उसके बाद हमारा फ़ोन चल जाता है। हम उसको बड़ा रूटीन से लेते हैं और एक जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। ठीक उसी तरीके से बिजली में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम बिजली का किराया नहीं दे रहे हैं तो जाहिर बात है कि बिजली कहीं ना कहीं जो है वो कनेक्शन कटेगा। अगर कनेक्शन कटेगा तो उसके ऊपर जो है वो लोग उसको बड़ा अदरवाइज लेते हैं कि देखो जी इसने बिजली काट दी। वो रीज़न ही यही है कि अभी बिजली को लेके हमने अपनी सोच को नहीं बदला है कि ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप देखें कि जो आप टेलीफोन मोबाइल चलाते हैं उसको बिजली कौन दे रहा है? बिल्कुल हम ही दे रहे हैं। अगर हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज होते हैं हॉस्पिटल में हेल्थ को लेके, वहाँ बिजली की एसेंशियल सप्लाई हम जो है वो 24/7 जो है वो बहाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे किसी भी वाइटल इंस्टॉलेशन में, अभी जैसे कहीं पे हम जा रहे हैं किसी ऑफिस में, सारी चीज़ें, तो वहाँ पे अगर ज़रा सी बिजली ना हो या अगर वहाँ पे ज़रा सा काम रुक जाए तो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, देखो जी इस ऑफिस में आए, इसमें बिजली नहीं है, हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार हमारा बिल जो है हमारे मोबाइल का, हमने बिल नहीं दिया, उसने कनेक्शन काट दिया, वो कभी कंप्लेंट नहीं करता। तो मुझे लगता है इसी तरीके का रवैया हमें बिजली में लाना है और ये एमनेस्टी स्कीम इसीलिए, जो मैं ये बीच में आपको एग्जांपल दे रहा था, इसीलिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा। जी मैं यहाँ पे टोक रही हूँ, क्या ये कमर्शियल यूजर्स के लिए भी था, कमर्शियल के लिए नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो कमर्शियल के लिए भी दी, उसका रिस्पांस जो है वो ठीक नहीं आया, उसकी अदायगी उतनी नहीं हुई, तो इसलिए उसको जो है वो कमर्शियल एरिया में हमने नहीं लाया है। क्योंकि दूसरी बात ये है कि अगर हम देखेंगे कि अगर हम तिजारत कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हम हर चीज़ का बजट रखते हैं, मतलब एक कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें अगर आप देखेंगे तो उसमें पहले हमें एक लेबर कंपोनेंट होता है, एक लैंड कंपोनेंट होता है, एक बिल्डिंग कंपोनेंट होता है, प्लस एक मार्केट कंपोनेंट होता है। हम अपना बजट बनाने से पहले इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा संजीदगी से सोचते हैं, उसके बाद अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हम बिजली के लिए संजीदगी से क्यों नहीं सोचते, खुशहाली को आप जो है वो बदहाली में क्यों बदलना चाहते हैं, तो इसकी अदायगी जो है वो होनी चाहिए। तो अभी भी 4 महीने, मेरी आपसे माध्यम से अपील भी है कि 4 महीने अभी भी है एमनेस्टी स्कीम जो हमारी डोमेस्टिक के लिए है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं ताकि आपका जो है वो बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में और आपके ऊपर बोझ में भी जो है वो कमी आए। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अगर हम अभी सबसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करें सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजबिहारा सर्कल में, और उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है लगभग 46.79 CR है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ऐसे कई सारे और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग है। तो आम आदमी को लार्जली इससे किस तरीके का फायदा होगा, जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं? देखिए, प्रोजेक्ट, बिजली के प्रोजेक्ट की 2-3 चीज़ें होती हैं, स्टेप बाय स्टेप होती हैं। इसमें जैसे सिर्फ बिजबिहारा के सर्कल की नहीं बात करेंगे, अगर हम पूरी वैली की बात करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे लगभग
लगभग जो RDSS स्कीम हमारी है, तो इसमें जो अभी पहला हम जो इसको स्टेज को इम्प्लीमेंट अभी करेंगे, तो उसमें मेजॉरिटी एरिया हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये है कि किस तरीके से बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अपग्रेड करें, नंबर 1 पार्ट। नंबर 2 जो मेन एरिया हो गया, उसके बाद जो हम विलेजेस में देते हैं या जो वार्ड्स में देते हैं, अगर अर्बन एरिया की बात करें, उन एरियाज़ के अंदर जो तारें जाती हैं उनको अपग्रेडेशन कैसे करें, जो बेयर कंडक्टर मतलब नंगी तारें हैं उनको कैसे हम इंसुलेट करें ताकि बिजली की चोरी जो है वो कम हो जाए। प्लस दूसरा ये कि उस बिजली की चोरी कम होने से आप देखेंगे कि हमारा बहुत ज़्यादा बिजली की सप्लाई इंप्रूवमेंट होगा। तो ये 3 स्टेजेस ऐसे होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अपग्रेड होता है, और अपग्रेडेशन के साथ साथ जो है बिजली की सप्लाई जो है वो बहुत अच्छे से होती है। तो लगभग अभी इस साल का जो हमारा है, लगभग 800 करोड़ के प्रोजेक्ट RDSS स्कीम के तहत जो हैं, जो पूरी वैली के अंदर इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसीलिए चलाई है कि ताकि हमारे फिर से वही बात कि हमारे एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज AT&C लॉसेज जो हैं उसको कम किया जाए। वो अगर कम होंगे तो हमारी बिजली की सप्लाई भी इंक्रीज होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी खुद होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आखिरी कुछ सवाल, आप तारों की बात कर रहे हैं, तो सिटी की ब्यूटिफिकेशन भी एक तरफ से हो रही है, लेकिन तारें जो हैं कई एरियाज में जो हैं बिल्कुल विजिबल हैं और बहुत फीजिबल भी नहीं है कई जगहों पे। पहले ज़माने में और कई पिछले गुज़िश्ता सालों में तो जिस तरीके से लगी, क्या उस पर कुछ काम हो रहा है कि एक तो उसको एस्थेटिकली थोड़ा बेहतर बनाया जाए, सेफ्टी का भी ख्याल रखा जाए? बिल्कुल, हाँ। इसमें हमारा मेन पर्पस, जो मैंने ये RDSS स्कीम की बात की है, इसमें मेन पर्पस ही यही है कि जो हमारी तारें लटक रही हैं या जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पोल्स कहीं मतलब कहीं दिक्कत है उन चीज़ों को, तो हमारा मेन मकसद ही यही है कि इसको हम सबसे पहले ठीक करें। और इसमें शहर की खूबसूरती भी बढ़ेगी, प्लस जो पावर की सप्लाई है वो भी इम्प्रूवमेंट होगी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि फील्ड में जैसे हम रहते हैं तो हमें एक चीज़ की बड़ी दिक्कत आती है कि ट्रांसफार्मर मेरे घर के सामने नहीं, उसके घर के सामने लगे, पोल यहाँ नहीं उधर लगना चाहिए। देखिए, ये पूरे शहर की खूबसूरती है, ये एक शहर या एक घर की बात नहीं। अगर जहाँ पे कम्युनिटी, मैंने पहले भी बोला कि जब तक कम्युनिटी की भागीदारी इन चीज़ों में नहीं आएगी तब तक हमारा शहर, हमारा घर जो है वो खूबसूरत नहीं हो सकता। क्योंकि शहर हमारा है तो खूबसूरती का ध्यान भी हमें ही रखना है। ये आने वाले टाइम में 5-6 महीने में मेजर इसमें आपको तब्दीली दिखेगी। लेकिन आपके माध्यम से फिर से मेरी ये अपील है कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हमारे शहर की न सिर्फ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो बल्कि बाकी चीज़ें भी जो है वो इम्प्रूव होंगी। क्योंकि बिजली जो है वो पहली कंडीशन है कि शहर में बिजली होगी तो शहर जगेगा। खुशहाली शाम को बिजली से ही आती है। तो अगर हम बिजली के लिए संजीदगी से सोचेंगे तो मुझे लगता है खुशहाली जो है वो बरकरार रहेगी। हम कई मर्तबा सुनते हैं और देखते हैं, न्यूज़ में भी, अखबारों में पढ़ते हैं कि जो लाइनमैन हैं उन्हें कभी चोट आ जाती है, कई जाम बहक भी हो जाते हैं। तो क्या उनके लिए डिपार्टमेंट कुछ सच में देखा जाए तो बिजली का जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो सच में खतरों के खिलाड़ी है, उसमें कोई वो नहीं। बहुत लेकिन उनकी सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने सेफ्टी के लिए जो है वो हमारा एक प्रॉपर SOP है। KPDCL की पूरा जो हमारा परिवार है, ये सारा हमारा परिवार है। इनकी खुशी के भी शरीकदार हम हैं और इनके दुख के भी उससे ज़्यादा शरीकदार हम हैं। तो SOP प्रॉपर हमारा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हैं किस तरीके से हम उन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोताही जो है वो हो जाती है और जिसकी वजह से हमें एक जान का खमियाजा भुगतना पड़ता है। लाइनमैन लोगों की बिजली रिस्टोर करने के लिए अपनी जान पे खतरा मोल लेगा। ठीक है, वो ये नहीं देखता कि बारिश हो रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इतनी बारिश हो रही है, इतनी हवा चल रही है, लेकिन फिर भी वो पोल के ऊपर चढ़ के बिजली ठीक कर रहा है। तो एक तो उसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ कि वो इतनी हिम्मत के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को, जान को जोखिम में डाल के वो काम करता है। तो उसके साथ साथ पैरामीटर्स भी हम लेते हैं। लेकिन मेरी लोगों से भी अपील है कि आप भी थोड़ा सा अगर अपने रवैये में उनका साथ दें, थोड़ा सा तहम्मुल लाएं अगर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इंसानी जानें जो हैं वो हम ज़्यादा तौर पे बचा सकते हैं। आखिरी सवाल और बड़ा ब्रीफ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आंसर कि आपके ख्याल से 24/7 पूरे कश्मीर डिवीज़न की अगर हम इस वक्त बात करें तो कब मिलेगी वो 24/7 अनइंटरप्टेड पावर सर्विस? जब लोग चाहेंगे। ऐसा क्योंकि आपने जो पहले इंटरव्यू में बड़ा ब्रीफ देना है कि जब लोग चाहेंगे, जब हम में डिसिप्लिन आएगा।
और उसके बाद ये बिजली। सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि जैसे सुबह उठ के देखते हैं हम सुबह उठ के या नमाज पढ़ते हैं या पूजा करते हैं या 5 वक्त में नमाज पढ़ते हैं, हम कहीं भी होते हैं डिसिप्लिन से करते जी। हैं और वो खालिस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। जी। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये बात अगर सोचें कि हर आदमी अगर अपनी ये जिम्मेदारी सोच ले कि ये बिजली का इस्तेमाल, बिजली का होना ना होना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ज़ाती जिम्मेदारी है, तो मुझे लगता है कि जब लोग चाहेंगे बिजली में। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके। हमें कई सारी चीज़ें हैं जो खुद भी कई सारे नोशंस, प्री कंसीव नोशंस थे और वहम भी थे, कुछ रूमर्स भी थे जो आपने बखूबी एड्रेस किए। थैंक यू सो मच वसीर साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। मैं हूँ यूसरा हुसैन। अगले एपिसोड में फिर बात होगी और शो का नाम जैसा कि आप जानते हैं अहम बात, तो बातें जारी रहेंगी। आदाब।